Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Ode to Nightingale, which is written by John Keats. In this video, we will discuss the second half of this poem. In previous video, I have discussed first 4 stanzas, and in this video, I will discuss stanza 5 to 8. In this stanza, the poet is describing the atmosphere around him. वो बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, और इस डिस्क्रिप्शन में वो अपनी सेंस ऑफ साइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि अपनी ऑल्फैक्टरी यानी कि सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायर कहते हैं, आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज। शायर कह रहे हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पाँव के करीब कौन से फूल हैं। पिछले स्टैंजा में पोइट ने डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है गार्डन में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, तो अभी वो बता रहे हैं कि उस अंधेरे की वजह से मेरी नज़र काम नहीं कर रही, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पाँव के इर्द गिर्द किस किस्म के फूल खिले हुए हैं। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है खुशबू, तो खुशबूदार फूलों को कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे इर्द गिर्द दरख्तों की शाखों पर कौन से खुशबूदार फूल जो हैं वो लटक रहे हैं। But in embalmed darkness, guess each sweet, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit tree wild. Embalmed darkness का जिक्र है तीसरी लाइन में, यानी कि खुशबूदार अंधेरा। तो इर्द गिर्द खिले हुए फूलों की वजह से ये जो अंधेरा है वो खुशबूदार हो चुका है। तो शायर कह रहे हैं कि मैं गेस कर सकता हूँ, इस खुशबू से अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये जो सीजनेबल मंथ है, मीन सूटेबल मंथ है, सूटेबल टाइम है फूलों और फलों के खिलने का, मौसम बहार, तो इसमें कौन कौन से फूल जो है वो खिले हुए हैं और इस मौसम ने क्या क्या अता किया है। इंडॉ का मतलब होता है दे देना, अता कर देना घास को, और थिकेट का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ द बुशेस और स्मॉल ट्रीज, झुंड दरख्तों का या झाड़ियों का, और जंगली फलदार दरख्तों को मौसम बहार ने क्या क्या दिया है। और बाद में वो कुछ फूलों का जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन से फूल इर्द गिर्द खिले हुए हैं। तो वाइट हॉथॉर्न का फूल है, एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन, ये भी फूल का नाम है। फास्ट फेडिंग यानी जल्द मुरझा जाने वाला वायलेट, वायलेट का फूल। कवर्ड अप इन लीव्स, जो कि पूरी तरह से पत्तों में ढका हुआ है। तो ये सारे फूलों के नाम उन्होंने बताए हैं जो इर्द गिर्द उनके अंधेरे में उनके पाँव के पास या दरख्तों की शाखों पर उगे हुए हैं, जो उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन उनकी खुशबू से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क्रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन, और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है, वो मस्क्रोज को मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड कह रहे हैं, यानी कि मई के महीने का, मई के वस्त में आने वाला मई का सबसे बड़ा बच्चा, यानी सबसे पहले खिलने वाला फूल। तो महीनों के बच्चे नहीं होते डेफिनेटली, ना फूलों के होते हैं, ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो जब आप इंसानी एट्रीब्यूट्स यानी कि खूबियाँ किसी बेजान चीज़ के साथ मुंसलिक कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो शायर जो है वो मस्क्रोज को मई के महीने का एल्डेस्ट चाइल्ड कह रहे हैं। और मस्क्रोज जो होता है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट होती है, बहुत ही तेज़ खुशबूदार फूल होता है। नेक्स्ट इसकी एक खूबी उन्होंने बताई है कि जो फूल है फुल ऑफ ड्यूई वाइन, इसमें बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है, यानी कि रस भरा हुआ होता है, और इस रस की वजह से द मरमरस हॉट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, मरमरस हॉट मक्खियों की भिनभिनाहट, मक्खियाँ इन फूलों पर बार बार आती हैं, भिनभिनाती हैं, क्योंकि वो इन फूलों में से रस जो है वो लेना चाहती हैं और उसके बाद वो उस नेक्टर को, उस रस को जो है वो हनी में बदल देंगी। और समर ईव्स मतलब मौसम गर्मा की शामों में ये मक्खियाँ इन फूलों पर भिनभिना रही होती हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे स्टैंजा में जॉन कीट्स ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल किया है। वैसे भी जॉन कीट्स को सेंशियस पोइट कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पोइट्री में अपनी पेंटासेंसिस को बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी हमारी जो सेंस ऑफ साइट होती है, हमारी देखने की हिस्स होती है, ये बहुत ओवर पावरिंग होती है, बहुत फोकस कंज्यूमिंग होती है, यानी हमारी ज़्यादातर अटेंशन जो होती है वो हमारी नज़र की तरफ जो है कह लें कि वो वक्फ होती है। और अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें या हम देख ना सकें तो हमारी जो अदर सेंसेस होती हैं वो बहुत
अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि शायर को अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो उनके सूंघने की हिस्स जो है वो ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा शार्पली जो है वो काम कर रही है। In this stanza, we can easily identify the two major themes of death and immortality. In the very first line, the poet is addressing Nightingale by the title of Darkling. Darkling, I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many amused rhyme. तो डार्कलिंग कह के मुखातिब कर रहे हैं नाइटिंगेल को, जो शायर हैं। डार्कलिंग का मतलब होता है क्रिएचर ऑफ डार्क कलर और क्रिएचर विच लिव्स इन डार्कनेस, अंधेरे में रहने वाली या काले रंग की मखलूक। तो बुलबुल को कह रहे हैं डार्कलिंग आई लिसन, अंधेरे में रहने वाली बुलबुल मैं तुम्हें सुनता हूँ। एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, और नेक्स्ट उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोहब्बत में मुब्तला रहा हूँ मैं ईजफुल डेथ के साथ। हाफ इन लव और ईजफुल डेथ दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस लाइन में। पहली बात तो ये है कि डेथ इज़ नॉट ईजफुल, यानी कि पुरसुकून कर देने वाली नहीं होती है मौत। लेकिन क्योंकि पोइट जो हैं वो टीबी के पेशेंट हैं, वो बहुत सारी फ़िज़िकल पेन का शिकार हैं, वो बहुत बड़े जो है वो दुख का शिकार हैं अपनी माँ और भाई की मौत की वजह से। तो फ़िज़िकल पेन टीबी की वजह से, क्योंकि लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते, ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कफिंग होती है, चोकिंग होती है, दम घुटता है। तो शायर जो है अपनी इस सारी तकलीफ़ की वजह से डेथ को ईज़फुल डेथ कह रहे हैं कि मौत पुरसुकून कर देने वाली चीज़ है। और जो इससे पहले वर्ड यूज़ है हाफ इन लव, तो आधी मोहब्बत में मुब्तला हूँ मैं मौत के साथ, नॉट फुल इन लव। मतलब डेथ इज़ नॉट दी प्रायोरिटी, मौत उनकी पहली चॉइस नहीं है, उनकी सेकंड चॉइस है। पहली चॉइस डेफिनेटली उनकी होती हीलिंग ऑफ द डिजीज़, के बीमारी से वो सेहतयाब हो जाते, लेकिन उस टाइम पे टीबी का इलाज मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से शायर कह रहे हैं बुलबुल को मुखातिब करके कि मैंने मौत के साथ खुद को मोहब्बत में मुब्तला महसूस किया है, क्योंकि मौत शायद मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे दे, ईज़फुल हो। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी आ म्यूज्ड राइम, म्यूज्ड राइम थॉटफुल पोइम, सोच समझ के लिखी गई नज़में। तो वो कह रहे हैं मौत को मैंने अपनी सोच विचार के बाद जो मैंने पोइम्स लिखी हैं उनमें कई दफ़ा मुख्तलिफ नामों से पुकारा है, सॉफ्ट नेम्स से पुकारा है, बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं मौत को। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, तो क्वाइट मतलब पुरसुकून, बगैर किसी शोर के लिया जाने वाला सांस। जैसे टीबी पेशेंट है तो डेफिनेटली कफिंग का एक नॉइस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है। तो कह रहे हैं इस वक्त हवा में मैं बड़े सुकून से सांस ले रहा हूँ, कोई शोर महसूस नहीं हो रहा, मुझे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। तो पोइट कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि मुझे तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, तो मरना जो है ना वो बहुत ही रिच यानी कि गुड फील हो रहा है। इट इज़ गुड टू डाई एट दिस टाइम, इस टाइम अगर मैं मर जाता हूँ बगैर तकलीफ़ के तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टीबी से होने वाली मौत को वो देख चुके थे, अपनी भाई और अपनी माँ की मौत को, कि टीबी से होने वाली मौत जब लंग्स जो है बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो मौत कितनी पेनफुल होती है। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रही है, तो इस आधी रात के वक्त में अगर मैं सांस लेनी बंद कर देता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये बड़ी ईज़फुल डेथ होगी, जिसे मैं पहले भी अपनी शायरी में याद करता रहा हूँ। While thou art pouring forth thy soul abroad, pour होता है उंडेलना। तो कह रहे कि अभी जबकि तुम भी अपने नगमे गा रही हो पूरी रूह से, पूरे दिल से, in such an ecstasy, ecstasy mean extreme happiness। तो वो नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि तुम बड़ी ही सरमस्ती में, बड़ी ही खुशी के साथ जो है वो गाने गा रही हो। क्यों नाइटिंगेल इतनी खुश है? बिकॉज शी इज़ नॉट मेड फॉर डेथ। नाइटिंगेल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डेथ, सो शी इज़ सिंगिंग द सॉन्ग्स वेरी हैप्पीली।
And after listening these songs, due to these sweet songs, poet is not feeling any pain. He is very happy. He is feeling very calm. So he wants to die at this midnight time. Still wouldst thou sing and I have ears in vain. तो शायर कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तब भी तुम गाओगी. तो इमॉर्टैलिटी का आइडिया प्रेजेंट कर रही हैं जो पोइट हैं कि नाइटिंगेल जो है वो इमॉर्टल बर्ड है. उसका गाना बेसिकली उसका सॉन्ग जो है वो इमॉर्टल है कि शायर मर जाएंगे तो नाइटिंगेल ऐसे ही गाती रहेगी. एंड आई हैव ईयर्स इन वेन. वेन मतलब बेकार, यूजलेस. लेकिन मेरे कानों के लिए वो गाना जो है वो बेकार हो जाएगा. मेरे कान उस गाने को सुन नहीं पाएंगे. टू दाई हाई रिक्विम. रिक्विम का मतलब होता है एलिजी, मर्सिया, जो किसी की मौत पर चर्च में गाया जाता है नगमा. बिकम अ सॉर्ड. तो शायर जो कह रहे हैं जो तुम गाना गाओगी उसके लिए मैं एक सॉर्ड बन जाऊंगा. सॉर्ड इज द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ग्रास. बेजान मिट्टी. तो वो कह रहे हैं जी कि मैं तो बेजान हो जाऊंगा, लाइफलेस हो जाऊंगा. तो तुम्हारा नगमा जितना भी अच्छा होगा, तुम्हारा जो मर्सिया है वो जितना भी अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए वो बेकार होगा, मैं उसको सुन नहीं पाऊंगा. The idea of immortality continues in this stanza also. पोएट जो है वो नाइटिंगेल के लाफानी होने के आइडिया को इस स्टैंजा में भी डिस्कस करते हैं. वो कहते हैं Thou wast not born for death, immortal bird. पहली जो लाइन है इसमें दो पोइटिक टेक्निक्स यूज़ हुई हैं. पहली जो टेक्निक है वो एपोस्ट्रॉफी है, यानी कि एड्रेस करना किसी अब्सेंट को या नॉन लिविंग बीइंग को. तो शायर यहाँ पे नाइटिंगेल को मुखातिब कर रहे हैं इमॉर्टल बर्ड कह के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपोस्ट्रॉफी की टेक्निक है. और दूसरा हाइपरबोले मीन एग्जैजरेशन, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना. तो शायर नाइटिंगेल को क्योंकि लाफानी परिंदा कह रहे हैं, इमॉर्टल बर्ड कह रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ये हाइपरबोले भी है. नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन. हंग्री जनरेशंस शायद नस्ल इंसानी को कहा जा रहा है क्योंकि वो रिप्लेस कर देते हैं अपने फोर फादर्स को, आबा अजदाद को. उनकी वेल्थ टेक ओवर कर लेते हैं, उनका स्टेटस वगैरह टेक ओवर कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड हंग्री जनरेशंस. ट्रेड दी डाउन, तुम्हें कुचल नहीं सकते, तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग्स कम एंड बॉर्न एंड डाई. इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, रिप्लेस होते हैं, लेकिन तुम्हें कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कुचल नहीं सकता. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. तो शायद फिर एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि नाइटिंगेल तुम्हारी जो आवाज़ मैं अब सुन रहा हूँ इस गुजरती हुई रात में, पॉसिबली यही आवाज़ जो है एंशियंट डेज में, कदीम ज़माने में बादशाह ने और उसके जेस्टर ने, क्लाउन ने, मस्खरे ने भी सुनी होगी. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amid the alien corn. अच्छा, अब यहाँ पे एक बिब्लिकल कैरेक्टर रूथ का जिक्र हुआ है. वो कह रहे हैं perhaps the self same song, शायद यही वो तुम्हारा नगमा था, that found a path through the sad heart of Ruth. इन लाइन्स में पोइट ने एक बिब्लिकल कैरेक्टर रूथ का जिक्र किया है. तो पोइट कह रहे हैं शायद यही सॉन्ग जो अब मैं सुन रहा हूँ इसे रूथ ने भी सुना होगा दुखी दिल के साथ, जब वो अपने घर के लिए उदास थी, सिक फॉर होम, अपने घर के लिए उदास थी और वो अजनबी अनाज के खेतों में खड़ी हुई थी. तो रूथ जो है इन खातून का बाइबल में ज़िक्र है, बुक ऑफ रूथ है बाकायदा, और इन्हें जो है वो डिवोशन और लॉयल्टी की सिंबल भी कहा जाता है क्योंकि रूथ जो है इनकी नेटिव लैंड मोआब थी, जहाँ पर ये विडो हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ा बल्कि अपनी मदर इन लॉ के साथ माइग्रेट करके ज्यूडा, अपनी मदर इन लॉ की नेटिव लैंड चली गई. तो ये ज्यूडा जो है उनके लिए एलियन लैंड है, अजनबी ज़मीन है. तो वहाँ पे ये अनाज के खेतों में खड़ी होंगी और अपने घर के लिए उदासी महसूस कर रही होंगी, जिसकी वजह से इनका दिल जो है वो
दुखी हो गया होगा, और उस वक्त भी नाइटिंगेल गा रही होगी और शायद रूथ ने भी नाइटिंगेल का यही सॉन्ग जो है वो सुना होगा. The same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Here in these lines is a beautiful scene description. शायर ने बड़ी ही खूबसूरत मंजर कशी की हुई है एक आइलैंड की, इमेजिनरी लैंड की, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कासल है और उसकी केसमेंट्स यानी कि खिड़कियाँ हैं. एक जादुई किला है एक जजीरे पर और उसकी खिड़कियाँ हैं, और जहन में एक मंज़र आ जाता है कि इस कासल के अंदर कोई प्रिटी प्रिंसेस है जिसको किसी इंचेंट्रेस ने, किसी मैजिशियन ने जो है वो कैद करके रखा हुआ है. तो शायर कह रहे हैं कि वो जो जादुई किला है ना, उसकी खिड़कियों के पास, जो कि समंदर की झाग की तरफ खुलती होंगी, उन खिड़कियों में खड़े होके फोम यानी कि झाग जो है वो ख़तरनाक समंदर की दिखाई देती होगी फेरी लैंड्स में. वही उन्होंने फेरी लैंड्स का जिक्र कर दिया है, और वहाँ पर भी तुम्हारा जो नगमा है ना वो सुनाई देता होगा. फॉरलॉर्न, तन्हा. तो अब ये जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेंजा. फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल. इस लाइन में पोइट ने सिमिली का इस्तेमाल किया है जो कि दो चीज़ों के कंपैरिजन को कहते हैं, उर्दू में से तशबीह कहा जाता है. शायर कह रहे हैं कि फॉरलॉर्न यानी कि तन्हा का जो वर्ड है ये एक बेल की तरह है, एक घंटी की तरह है, और ये वर्ड जो है मुझे इमेजिनेशन की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में वापस ले आया है. जैसे कि एक घंटी जो है इंसान को नींद से बेदार कर देती है, उसे होश की दुनिया में ले आती है. टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ. तो ये वर्ड जो है मुझे तुम्हारी दुनिया से यानी नाइटिंगेल की दुनिया से वापस मेरी दुनिया में ले आया है. एड्यू, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज़ फेम्ड टू डू, डिसीविंग एल्फ. सो एड्यू मीन्स गुड बाय, खुदा हाफिज़. तो शायर जो है वो गुड बाय बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फैंसी है, जो इमेजिनेशन है, पोइटिक इमेजिनेशन है, इट कैन नॉट चीट सो वेल. ये इतने भी अच्छे तरीके से इंसान को धोखे में नहीं रख सकती है. ज़्यादा देर तक जो है वो ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में इंसान नहीं रह सकता. अगरचे कि फैंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, शी इज़ फेम टू डू, वो मशहूर है आपको खुशगवार ख्वाबों की दुनिया में रखने के लिए. तो वो फैंसी को, पोइटिक इमेजिनेशन को डिसीविंग एल्फ कह रहे हैं. तो एल्फ बेसिकली एक सुपर नेचुरल बीइंग है, मिस्चीवियस स्पिरिट कह सकते हैं आप, इसको छलावा कहते हैं उर्दू में. तो वो कह रहे हैं कि जो पोइटिक इमेजिनेशन है ये भी एक डिसीविंग एल्फ की तरह है, मिस्चीवियस स्पिरिट की तरह है. तो मेरी इमेजिनेशन ने मुझे धोखा दे दिया है. मैं ज़्यादा देर तक नाइटिंगेल की दुनिया में नहीं रह सका. मैं जो सोच रहा था कि अपनी पोइटिक इमेजिनेशन के ज़रिए नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाऊंगा हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाया. तो इन लाइंस में ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस का भी आइडिया हमें मिलता है कि इंसानी खुशी की जो मुद्दत है वो बड़ी ही मुख्तसर होती है, टेम्परेरी होती है, इट इज़ नॉट परमानेंट. एड्यू एड्यू, द प्लेंटिव एंथम फेड्स. एड्यू एड्यू मीन गुड बाय, गुड बाय. और प्लेंटिव एंथम बोल रहे हैं वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को, जो कुछ देर पहले उन्हें बड़ा ही सूदिंग लग रहा था, स्वीट लग रहा था. प्लेंटिव का मतलब होता है सैड. तो कह रहे हैं तुम्हारा नगमा जो है ना वो सैड सॉन्ग में कन्वर्ट हो गया हुआ है. एंड नॉट इज़ फेडिंग, अब ये मध्यम पड़ता जा रहा है. आवाज़ सुननी मुझे कम हो गई है, उतनी क्लियरली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आवाज़ को. पास द नियर मेडोज, और अब जो है तुम करीबी चरागाहों के ऊपर से गुजर रही हो. ओवर द स्टिल स्ट्रीम, साकत नदी के ऊपर से. स्टिल मीन इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ नॉट फ्लोइंग, बह नहीं रही है. अब द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ जा रही है नाइटिंगेल. नाउ इट इज़ बरी डीप इन द नेक्स्ट वैली क्लेट्स. और अब जो है ये गहराई में दफन हो गई है आवाज़, पास की वादियों में जो ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पे कहीं. तो पॉइट जो है वो नाइटिंगेल की आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो किन किन जगहों से गुजरती जा रही है, और वो अब उस जगह से दूर जा रही है जहाँ पे पॉइट जो है वो मौजूद थे. वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? फ्लड इज़ दैट म्यूज़िक, डू आई वेक और स्लीप? तो शायर जो है नाउ ही इज़ कन्फ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ये मेरा तसव्वुर था
या मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा था, वो म्यूज़िक ख़त्म हो चुका है, मैं जाग रहा हूँ या मैं नींद में था। यानी नाइटिंगेल का सॉन्ग पोइट को इतना अच्छा लग रहा था कि उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद वो उनका विजन था, शायद वो जागते में ख्वाब देख रहे थे। इतना जो स्वीट सॉन्ग है, इतनी जो सूदिंग वॉइस है, वो रियलिटी में नहीं हो सकती। होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।